नहीं, इस वाले सी टाइप वाले गोल वाले। ये ना थोड़ा सा और आगे करना, एक बार आ जाओगे। चलो नहीं, हाँ ये ले लो तो। तार तो देखो कौन सा वाला सी टाइप तार है। हाँ नहीं, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इससे फायदा क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी निकालना है तो निकाल सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा, इधर होगा। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इधर होगा, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इधर होगा, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इधर होगा, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इधर होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो बड़ा वाला यूज कर लगाओ। ठीक है, इससे क्या हो रहा है ना, लाइन ऑफ फोर्स से देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी जगह। इसका यूज समझ में आ गया। अच्छा, ऑब्वियसली फिर अगर मान लो इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम नेगेटिव चार्ज यूज करते हैं तो क्या होगा, यानी क्या करूं मैं डायग्राम का, यानी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे भी एक जने बैठे हैं तो इन्होंने बताया कि लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन से पलट दे। बिल्कुल सही। अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की ऐसे होता है, in that case isolated नेगेटिव चार्ज के लिए, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, ऐसे होगा। यानी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस इसमें क्या है कि अगर तुम एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे यहाँ पे, देखो फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। उसपे जो फोर्स होता है वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, यहाँ पे रखूंगा तो इधर होगा, यहाँ पे रखूंगा तो इधर होगा, एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताते हैं। चलो ये तो क्या पॉजिटिव चार्ज और ये होगा आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। लेकिन इतना आसान नहीं आएंगे एग्जाम में, ये सब नहीं आएंगे एग्जाम में, आएंगे इससे थोड़ा मुश्किल हुआ। जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा और इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझो। मैं तो तुमको बता दिया, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लो। दैट इज, अगर दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, है ना। जैसे सपोज एक प्लस क्यू चार्ज है और एक और प्लस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज इधर, एक प्लस क्यू चार्ज इधर। ऐसे में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होगा, ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए मैं पता क्या करूंगा, ड्रॉ ऐसे। अब ये लाइंस का फोर्स का सिग्निफिकेंस समझो। ऐसे मत सोचो कि कोई रैंडम लाइंस है, इसके पीछे एक मीनिंग भी है। कैसे है, ये सारे देखो एरोज ऐसे होंगे। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। प्रॉपर्टीज रोहन तुमने अटेंड नहीं किया इसलिए तुम तो पहले नोट कर लो। ठीक है ना। इज दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ए स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी और एंड एट नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। तो you might say ये अजीबोगरीब लाइंस ऑफ फोर्स कैसे हो गए ना। अगर मान लो लाइन ऑफ फोर्स कर्व्ड होगा तो इसको लिख लो अच्छे से, फॉर कर्व्ड लाइन, फॉर कर्व्ड लाइंस the direction of E vector is
टेंजेंशियल, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसको थोड़ा फील करो, फील कैसे करोगे ना, अगर मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मैं लेता हूँ यहाँ पे से, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है ना। एक और रेड वाला मार्कर होगा क्या, देखना जरा एक बार, लाल रंग का है क्या, देखो जरा। तो अगर मान लो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इधर फोर्स देंगे, है ना, देखो। और ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है ये कैसे करेंगे, ये ऐसे फोर्स देंगे, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा, इज इट टेंजेंशियल, वन टेंजेंशियल। इसलिए लाइन ऑफ फोर्स को ऐसे मजाक में मत लो, सीरियसली लो। क्यों, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स हर जगह पे एक एक पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे हर जगह दिखाया जा सकता है कि लाइन ऑफ फोर्स के टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो तुमको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये हो गया एक एग्जांपल, और ऐसे हर जगह दिखाया जा सकता है ना। तुम यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ जहां मर्जी देखना, हर पॉइंट पे लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है वाया इट्स टेंजेंट, अगर कर्व्ड है। देखो स्ट्रेट लाइन में आसान है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही डायरेक्शन होगा या तो ऑपोजिट होगा, एज पर द एरो। लेकिन कर्व में क्या होगा, टेंजेंट एट द पॉइंट विल बी द फील्ड इंटेंसिटी। ये लाइन ऑफ फोर्स से पता चल रहा है, और मैं फील्ड से भी देख रहा हूं, एक 1 कूलम चार्ज अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये धक्का मारेगा ऐसे, ये धक्का मारेगा ऐसे, तो रिजल्टेंट ऐसे होगा। यानी कूलम्स लॉ या वेक्टर फॉर्म में जो हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ, उससे भी हम सिमिलर कंक्लूजन कर सकते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ लाइन ऑफ फोर्स का कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक आध और माइनर प्रॉपर्टी है जो कि नोट कर लो, दैट इज लाइंस क्या हुआ, कंटीन्यूअस को दूसरे फॉर्मूले में देखो, यहाँ तो नहीं लाल, ठीक है। लाइंस आर कंटीन्यूअस, यानी नो ब्रेक्स और सडन टर्न्स, यानी कोई ब्रेक या कोई सडन टर्न नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि लाइन टूटा हुआ नहीं हो सकता। जैसे ये वाला लाइन, ये नहीं हो पाएगा, क्यों, ये सडनली बेंड हो गया, वो पॉसिबल नहीं। ये वाला लाइन, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, यहाँ पे ब्रेक करके, ब्रेक नहीं हो सकता, यहाँ पे ब्रेक, यानी ये दोनों ही लाइंस जो है एज पर और फिजिक्स अलाउड नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल। ठीक है, देख लो अच्छे से। अब सवाल ये है, अब सवाल पता क्या है, अब सवाल ये है कि जो लाइन ऑफ फोर्स है उससे हम इंटेंसिटी कैसे निकालें, क्योंकि तो डायरेक्शन बता दिया, अब हम इंटेंसिटी जानना चाहते हैं, वो कैसे पता करें। देखो सपोज कहीं पे लाइंस ऐसे है और कहीं पे मान लो लाइंस ऐसे है, ये ए पॉइंट है और यहाँ पे सपोज बी पॉइंट है। ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ए पे और बी पे कंपेयर करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ए पे, ए वाला ये वाला पॉइंट है और बी वाला पॉइंट, अगर दोनों जगह पे कंपेयर करना है तो कैसे कंपैरिजन होगा और उसका लॉजिक क्या होगा। यस महिमा, ए पे जाना, उसका लॉजिक क्या है, एक दो तीन चार पाँच छह, एक दो तीन चार पाँच छह, यही तो पूछ रहा हूँ, फील्ड इंटेंसिटी का कंपैरिजन। यस एरिया में बोल लाइक दिस इज अ बेटर आंसर, और कुछ थोड़ा सा और इसको बेटर तरीके से बताओ। ये चीज जो बता रहे हो एकदम सही बता रहे हो, पर थोड़ा सा बेटर बताओ। चलो ठीक है, अभी अभी ये क्वेश्चन मैं तुम दोनों को भी पूछता हूँ, यहाँ पे भी एक आंसर तो आ रहा है, बट तुम दोनों से ही पूछता हूँ।
कंपेयर करो जरा इंटेंसिटी, सौम्य बताओ बेटे, ए और बी का इंटेंसिटी कैसे कंपेयर होता है और क्यों, थोड़ा जल्दी बताओ। ये सौम्य सुनाई दे रहा बेटे? तुमने कुछ लिखे तो है नहीं बेटे, वो तो ठीक है सौम्य, तुमने जो आंसर दिया वो सही है, लेकिन इसका रीजन पूछ रहा हूं मैं बेटे, आई एम आस्किंग द रीजन। वैसे माही ने भी एक आंसर दिया है, रीजन ठीक ठाक है बट उतना अच्छे से बताया नहीं, रीजन ठीक दे रही है बट लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं है और इंप्रूव किया जा सकता है, तो मैं वो लैंग्वेज जानना चाह रहा हूँ। इन द मीनवाइल रोहन तुम भी अटेंड कर सकते हो बेटे। चलो ठीक है, अभी एक और बेटर लैंग्वेज आ रहा है थोड़ा सा, बट अभी भी बहुत परफेक्ट नहीं हुआ है, and that is because it is surrounded by more electric field lines. हाँ बोल दो क्या? हाँ बोल दो। हाँ ये वर्ड मुझे चाहिए, इज दैट, देखो एक वर्ड है, अगर तुम एज ए लेमैन समझना चाहते हो तो पता कौन सा शब्द हम यूज करेंगे? कंजेशन। ज्यादा कंजेस्टेड लाइंस अगर है यानी वहां पे ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी है, तो therefore we can say is this, why? Because at A lines are more, अब हम वर्ड यूज करेंगे कंजेस्टेड, ठीक है ना, वर्ड यूज करेंगे कंजेस्टेड। ओके, यानी ए पे लाइंस ज्यादा कंजेस्टेड है, तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे इंटेंसिटी, है ना, मैथमेटिकली। तो फाइनली मैं इसको मैथमेटिकली कैसे, तो देखो व्हाट यू मीन बाय कंजेस्टेड इज दैट नंबर ऑफ लाइंस एरिया में कितना फैला है। अगर ज्यादा लाइंस है एक पर्टिकुलर एरिया में यानी इंटेंसिटी ज्यादा, इसलिए इन दो चीजों को देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं और कितना एरिया में फैला हुआ, इसलिए इंटेंसिटी को फाइनली हम डिफाइन करते हैं n by a। बस इसमें एक कैच है, कैच क्या है कि सपोज इंटेंसिटी कुछ है कहीं पे भी है, मतलब जो भी है नंबर ऑफ लाइन सपोज, तो एरिया कैसे लिया जाए, है ना, तो यहाँ पे एरिया कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर एरिया। नाउ इमर्स इसका क्या जरूरत है? हाँ जी, परपेंडिकुलर एरिया क्या जरूरत है? नहीं तो पता दिक्कत क्या होगा, शी इज सेइंग वेरी राइटली इज दैट अगर तुम परपेंडिकुलर इंसिस्ट नहीं करो तो इन दैट केस जो मर्जी जैसे मर्जी एरिया हो जाएगा, फिर कोई एरिया ऐसे ले लेगा, कोई ऐसे ले लेगा, तो कोई यूं ले लेंगे, तो फिर तो जैसे मर्जी ले लेंगे, नहीं परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, यानी ए कौन सा? परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे एक दिक्कत आता है, कई बार दिक्कत क्या है कि कई बार वो परपेंडिकुलर एरिया देखना कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, फाइंड करना मुश्किल होता है, क्यों? देखो तुम जहां पे जा रहे हो एरिया निकालने में या एरिया निकालने के लिए, वहां हो सकता है अच्छे से जगह अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस अगर मान लो किसी ने बाय चांस परपेंडिकुलर नहीं भी ले पाया, उसने कुछ ए मेजर कर लिया सपोज, यानी परपेंडिकुलर नहीं थोड़ा टेढ़ा, इन दैट केस उसको क्या करना पड़ेगा? उसके cos थीटा कंपोनेंट लेके उसको ए परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। कैसे? अगर ये परपेंडिकुलर वाला लाइन है और ये लाइन ऐसे है, और अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एरिया थोड़ा बड़ा सा नहीं लग रहा? बिल्कुल बात सही है, अगर टेढ़ा बड़ा एरिया लोगे इन दैट केस एरिया बड़ा निकल आए, इसलिए तुमको क्या लेना है? a cos थीटा। Therefore इंटेंसिटी E कितना होगा? n by a, ये हो जाएगा n upon a cos थीटा। Therefore फाइनली क्या होगा? नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू EA cos थीटा। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, आसान चीज है प्रोवाइडेड कि स्टेप बाय स्टेप समझो। तो n इज इक्वल टू EA cos थीटा हो गया, यानी अब हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू E डॉट ठीक है, देख लो। Now the problem is that एरिया वेक्टर तो होता नहीं है, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होता है,
लेकिन हम क्या करेंगे खास करके इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और देखना मैग्नेटिज्म में भी एक टॉपिक आएगा वहां पे। तो 12th में दो जगह पे, 12th में देखना दो जगह पे हम लोग एरिया को वेक्टर डिफाइन करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, पूछूंगा, हाँ बोलो। सर ये कॉस वाला जो पोर्शन एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे। हाँ जी, एक बात देखो, पहले जरा सोचो, सपोज मेरे पास एक लाइन ऐसे है, मुझे ये चाहिए, आई नीड दिस, ये वाला, पर समा वो लेंथ या जो भी चीज है वो कैलकुलेट कर नहीं पा रहा हूँ। सपोज मुझे ये वाला लेंथ पता चल गया, तो मैं एक काम करता हूँ, परपेंडिकुलर वाला मुझे निकालना है। कैसे निकालू? तो ये मुझे चाहिए ए परपेंडिकुलर, और ये अवेलेबल है, ये थीटा। तो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा ए परपेंडिकुलर बाय ई। देयरफॉर ए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए cos थीटा। तो मैंने वही लिख दिया। हमें चाहिए n अपॉन ए परपेंडिकुलर, पर समहाउ लेटस देखो, अगर ए परपेंडिकुलर तुम फाइंड कर पा रहे हो, कैलकुलेट कर पा रहे हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। बट कई बार ना, जिस जगह पे तुम चीजें कैलकुलेट करने जा रहे हो, वहां पता चला ठीक से अवेलेबल नहीं है, खड़े होने का जगह नहीं है, मतलब कुछ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ लो। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हमें cos थीटा मल्टीप्लाई करके ए परपेंडिकुलर में निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया ए परपेंडिकुलर। ये हमें ये चाहिए ए परपेंडिकुलर चाहिए, एज पर आवर डेफिनेशन ए परपेंडिकुलर चाहिए। लेकिन समहाउ मैं ए परपेंडिकुलर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, वहां पे जगह नहीं है या कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, मैंने टेढ़ा एरिया निकाल लिया। पर टेढ़ा एरिया तुम इसमें डाल नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसके साथ एंगल मेजर कर लेता हूँ। तो देखो ए परपेंडिकुलर निकल जाएगा cos थीटा से। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए परपेंडिकुलर डेफिनेशन है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के चक्कर में मुझे ए cos थीटा लेना। फिर मैंने इनको इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई डॉट ए फॉर्म में आ गया। अब एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर देखो क्या होगा, देखो ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए cos थीटा। अब क्या है कि ए वेक्टर क्या है, ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तो ए एरिया वेक्टर क्या होगा, ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा इक्वल टू एरिया। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अगर सर्कल होगा तो पाई आर स्क्वायर, ट्राइंगल होगा तो हाफ बेस ऑल्टीट्यूड, रेक्टेंगल होगा तो एलबी, है ना, एंड सो ऑन। जैसे होता है वैसे ही इसका मैग्नीट्यूड तो एरिया होगा। डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर फ्लैट सरफेस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर एरिया कर्व है और कर्व्ड एरिया, और कर्व्ड एरिया क्या होगा, देयर इज नो एरिया वेक्टर। फिर करें कैसे, हम उस कर्व्ड एरिया को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर लेंगे और बोलेंगे डीए वेक्टर ईच। यानी यहाँ पे एरिया वेक्टर, ये वेक्टर, यहाँ पे एरिया वेक्टर अलग से डीए वेक्टर, यहाँ पे एरिया वेक्टर अलग से डीए वेक्टर, इस तरीके से डीए वेक्टर डीए वेक्टर डीए वेक्टर इस तरीके से अलग अलग जगह पे इस तरीके से फैला हुआ होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द एरिया वेक्टर। आई होप इट्स क्लियर नाउ। यानी फ्लैट एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कर्व्ड एरिया होगा तो दैट केस कोई प्रॉपर एरिया वेक्टर नहीं होगा, हम छोटे छोटे डीए वेक्टर्स निकाल। चलो अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि लाइंस बना रहा है, नंबर ऑफ लाइंस बनाना है, बट एक सवाल रह जाता है, इज दैट नंबर ऑफ लाइंस बनाए के? उसके लिए एक हमने दूसरा तरीका निकाला। कैसे? तो हमने क्या किया है, क्यू चार्ज रखा सेंटर और एक स्फीयर लिया आर रेडियस। अब यहां से सारे लाइंस निकलेंगे, कितने पता नहीं। तो क्वेश्चन इज, यानी अब हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स बनाना है, समझ में आ गया। लाइन ऑफ फोर्स सीधा हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, समझ में आ गया। लाइन ऑफ फोर्स से हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, वो भी समझ में आ गया, पर कितने? द क्वेश्चन स्टिल देयर, हाउ मेनी लाइंस। उसके लिए हमने टेक्निक निकाला। कैसे?
देखो क्यों चार्ज रखा है सपोज सेगमेंट, इसके लाइन ऑफ फोर्स कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा लाइन एंड सो कितने पता नहीं, मैं लिख देता हूं एंड। अब हमने इंटेंसिटी डिफाइन किया है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। तो अगर तुम r रेडियस का एक स्फीयर लेते हो लेट्स से, तो इसका एरिया क्या होगा 4 pi r स्क्वायर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कितना हो गया n by 4 pi। ये हो गया इंटेंसिटी। नाउ यू माइट से अभी तो आप थोड़ी देर पहले cos थीटा कर रहे थे, अब cos थीटा क्यों खत्म हो गया भाई? कायदे से तो क्या होना चाहिए n upon a cos थीटा ना, पर मैंने तो सिर्फ n by a लिखा है, cos थीटा हटा दिया मैंने। क्यों ऐसे हटाया बता सकते हो? पहले महिमा ट्राई करो। नहीं वो तो ठीक है, cos थीटा क्यों नहीं लगा रहा ना, cos थीटा क्यों नहीं ले रहा अभी मैं एक्सप्लेन नहीं हुआ। तुम लोग भी ट्राई करो बेटे, cos थीटा हम क्यों नहीं ले रहे हैं इस केस में? cos थीटा कहां चला गया? यस रोहन समझ में आ रहा है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फिर क्वेश्चन का आंसर भी दो बेटे रोहन। यस सौम्य तुम बताओ बेटे, ये cos थीटा मैंने एक्सप्रेशन में क्यों नहीं लिखा? अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा था, ये देखो थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने n इक्वल टू e a cos थीटा, यानी e लिखा था मैंने n अपॉन a cos थीटा, थोड़ी देर पहले तो ये लिखा था। और अब मैं लिख रहा हूं n अपॉन a cos थीटा गायब कर दिया। हाँ महिमा अभी भी उतना अच्छे से लैंग्वेज नहीं हुआ। स्वामी से कि लाइंस आर इन ऑल डायरेक्शन, सो व्हाट? मैंने यहाँ पे थोड़ी बोला था कि अगर लाइन सारे डायरेक्शन में होंगे तो cos थीटा गायब कर देना, ऐसा तो नहीं है ना, कुछ और भी तो वजह हो सकता है। सोचो कुछ कह रहे हो? यस ओके अभी cos थीटा गायब नहीं हुआ एक्चुअली, ये मत सोचो कि मैंने cos थीटा गायब कर दिया। इट इज जस्ट दैट cos थीटा का वैल्यू 1 हो गया इस केस, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बस इतना ही। कैसे जानना चाहते हो ना? ओके अब सुनो, ये जो स्फीयर मैंने बनाया ये कर्व सरफेस एरिया के अंदर आता है, और कर्व सरफेस एरिया के लिए मैंने क्या बताया था कि कोई एरिया वेक्टर नहीं होगा, छोटे छोटे डीए वेक्टर होगा। चलो अच्छी बात है, यानी यहाँ पे जो डीए वेक्टर होगा वो कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसलिए यहाँ पे जो लाइंस है ना, यहाँ का जो ई वेक्टर है वो तो होगा ऐसे, और जो डीए वेक्टर होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो भी ऐसे होगा। आप बताओ दोनों के बीच का एंगल क्या है? ये जो थीटा है ये है क्या? वह मैं लिख देता हूं, वह इसको भी अलग से नोट करो, तुम भी नोट कर लो। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। ठीक है देख लो। तो इस केस में देखो ये एरिया वेक्टर है स्फीयर में और ये फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हुआ ना, तो cos 0 क्या होता है 1, तो देयरफॉर ये बन जाएगा, यानी एक्चुअली देखा जाए तो मैंने लिखा है बट मैंने इतना दिखाया नहीं। कैसे? बस तो यानी अगर मान लो नंबर ऑफ लाइंस n है, इन दैट केस जो इंटेंसिटी होगा वो होगा n अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। देख लो अच्छे से, एकदम अच्छे से देख। लेकिन एक चीज मुझे और भी पता है कि इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो kq बाय r स्क्वायर भी है ना? तो ये हमने कूलॉम्स लॉ में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कोई नया चीज नहीं बता रहा मैं। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं kq बाय r स्क्वायर। देखो मैं अगर एक क्वेश्चन को 5 मेथड से सॉल्व करूंगा तो वो मेथड तो तभी करेक्ट माना जाएगा ना जब सारे सेम आंसर्स आए। अब एक क्वेश्चन है उसके एक मेथड से आंसर 20 आ रहे हैं, एक में 30 आ रहे हैं, एक में 35 आ रहा है, तो सारे सही तो नहीं हो सकता। इसलिए मेथड कुछ भी हो आंसर सेम आने चाहिए।
तो हमें पता है कूलम्स लॉ की वजह से या कूलम्स लॉ से हमें पता है कि फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला K/r² होता है। और अब हम देख रहे हैं ये भी होता है n/4πr²। दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, यानी K/r² इज इक्वल टू n/4πr²। r² से कैंसिल, यानी n इज इक्वल टू 4πk। इस 4π को देखते हुए k को लिखा गया एज 1/4πε0, सो दैट ये एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल बने। तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4π into 1/4πε0। therefore n is equal to q upon epsilon। so n is equal to q upon epsilon। यानी एक चीज मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ लाइंस जो बनेंगे वो बनेंगे q अपॉन एप्सिलॉन। अब एक बहुत बड़ा डिस्कवरी है। मैं देख रहा हूं इसमें कुछ क्वेश्चन आया नहीं रोहन, ये सर्कल के लिए नहीं यूज किया। मैं कह रहा हूं कि देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट मैं ये निकालना चाहता हूं कि आफ्टर ऑल ये जो नंबर ऑफ लाइंस बनाने वो बनाए कितने। तो मैं देख रहा हूं कि क्यू चार्ज की वजह से कूलम्स लॉ से K/r² आता है और हमारे फॉर्मूला के हिसाब से n/4πr² आता है। तो इससे क्या होगा, क्यू चार्ज से कितने लाइंस हमें ड्रॉ करना है उसका आइडिया लग जाए। तो दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। तो देयरफॉर n/4πr² और K/r² बराबर कर दिया, उससे n आ, और फिर k को लिख दिया 1/4πε0, उससे आ गया q/r। आ गया। अच्छा अब एक चीज देखो, ये जो मैंने स्फीयर ड्रॉ किया इससे क्वेश्चन आसान हो गया, लेकिन स्फीयर ड्रॉ करना कोई जरूरी नहीं है। स्फीयर ड्रॉ करना कोई जरूरी थोड़ी है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं जो है स्फीयर ना ड्रॉ करके मैं क्या करता हूं, एक ऐसी आर्बिट्ररी ड्रॉ कर, कुछ भी आर्बिट्ररी हो गया क्यू चार्ज। अब देखो यहाँ पे हर जगह इंटेंसिटी अलग अलग टाइप का, जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा दूर है, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा पास है तो यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा। नॉट ओनली दैट, यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा वो थोड़ा अलग टाइप का होगा, यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा लगभग अच्छा वो अभी मैंने उसका किया ना। ये ना अभी एक सेकंड रुको, ना लाइट तो एक सेकंड, और यहाँ पे ना लाइट बहुत लंबा जाता है तो आई डाउट कि इतना जल्दी आने वाला है ना, तो इसलिए आज का रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ खास ऑडिबल या विजिबल है। बाप रे, ये तो मेरा डार्क या ब्लैंक है। चलो कोई एक काम करो, आज का रहने दो, ठीक है ना। कल शायद मैं, एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारा कल फिट जी है कितने बजे से कितना तक? वही 12:30 तक, 12:30 के बाद आ सकता है। कल मैं एक काम करता हूँ ना, यही क्लास कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। आज तो बिल्कुल ही पावर ऑफ हो गया, ठीक है। चलो आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है।
कल कंटिन्यू करते हैं इसको। चलो ओके बेटे, ठीक, बाय बाय। एक सेकंड।